सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी पूरी 12th कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं पूरे सब्जेक्ट्स जिसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में आएंगे। और आप इस सीरीज में अगर बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर आपके बोर्ड्स में गेन करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर पहला विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, से पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट कराया आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले पूरे टॉपिक्स, साथ ही में मैंने आपको कंप्लीट कराया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट वाले टॉपिक चैप्टर का विच इज डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। इस वाले टॉपिक में या इस वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे आगे वाले टॉपिक्स विच इज नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे इनकम कितने प्रकार की होती है विच इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फिर हम देखेंगे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, और ये वाली वीडियो को खत्म करेंगे। एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन्स किस तरीके से कन्वर्ट की जाती है नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स कितने होते हैं। तो यहां पर हम कंप्लीट करेंगे लगभग 3 या 4 वीडियो में पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। इस चैप्टर के ऑफ कोर्स सी बात है सर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कराओगे क्या? बिल्कुल मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद जब हमारी थ्योरीज खत्म हो जाएंगी, हमारे अकाउंटेंसी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, हमारा बिजनेस का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको डालूंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम कंप्लीट करेंगे पीवाईक्यूज, हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज, हम कंप्लीट करेंगे हॉट्स, हम कंप्लीट करेंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, हर प्रकार का क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकता है हर चैप्टर में, हर बुक में, हर सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर करे आगे वाले टॉपिक चालू करते हैं। ठीक है, विच इज नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है? तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियलशिप। मैंने उसमें आपको बताया था कि सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप डायरेक्टली रिलेट्स विद किसी भी इंसान की पैदा होने की क्षमता, मतलब जगह पर, कि एक इंसान जिस जगह पर पैदा हुआ है, अ पर्सन हु इज बोर्न एंड बॉट अप इन एनी कंट्री इज द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कि एक इंसान कहीं पर भी पैदा हुआ है तो वो उस कंट्री का क्या कहलाएगा? सिटीजन कहलाएगा सर। ठीक है, कोई भी, जैसे सपोज मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं तो मैं इंडिया का सिटीजन कहलाऊंगा सर। अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ तो मैं अमेरिकन सिटीजन कहलाता। अगर मैं जापान में पैदा हुआ तो मैं जापानीज सिटीजन कहलाता। तो एक इंसान जो जहां पर पैदा हुआ है वो उस कंट्री का क्या कहलाता है बेटा? सिटीजन कहलाता है सर। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो सर सिटीजन तो वो कहलाता है, अच्छी बात है। रेसिडेंशियलशिप क्या होती है? व्हाट इज द रेसिडेंट? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेसिडेंट? तो रेसिडेंट होता है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लिंक, कि एक इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाया करेगा वो उस कंट्री का क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा। सपोज मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं यहाँ का सिटीजन, मैं इंडिया में कमा रहा हूं और खर्च कर रहा हूं पैसा तो मैं यहाँ का रेसिडेंट। मैं इंडिया में पैदा हुआ और अमेरिका में जाकर पैसा कमा और खर्च कर रहा हूं तो मैं सिटीजन इंडिया का हूं, लेकिन मैं रेसिडेंट कहाँ का कहलाऊंगा? अमेरिका का कहलाऊंगा। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो रेसिडेंशियलशिप या नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन whose economic interest lie in that country is known as a resident of that country। एक इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में लाया करेगा वो उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, मैं जिस भी कंट्री में पैसा कमाऊंगा या खर्च करूंगा मैं उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाने लगूंगा। मैं कनाडा में जाकर पैसा कमा रहा हूं और खर्च कर रहा हूं तो मैं कनाडा का रेसिडेंट। अगर मैं इंडिया में कर रहा हूं तो मैं इंडिया का रेसिडेंट। मैं जापान में कर रहा हूं तो मैं जापान का रेसिडेंट। मैं युगांडा में जाकर कर रहा हूं तो मैं युगांडा का रेसिडेंट। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द रेसिडेंशियलशिप। तो सर ये क्या हर इंसान के बारे में होगा? सपोज मैं अगर अमेरिका जाकर घूमने गया हूं 1 महीने के लिए तो मैं घूमूंगा तो हवा तो खाऊंगा नहीं भाई, मैं पैसा खर्च भी करूंगा वहां।
और सर ने बोला था जो व्यक्ति यहाँ पे पैसा कमाता है और खर्च करता है वो वहाँ का रेसिडेंट, तो क्या मैं वहाँ का रेसिडेंट कहलाऊंगा? एब्सोल्युटली नो। तो इस तरीके की चीजें, ये जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं, इस तरीके की लगभग 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किए जा सकते, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हो। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। बात करें सबसे पहला, इट इज टूरिस्ट। कोई भी टूरिस्ट, कोई भी विदेशी टूरिस्ट अगर हमारे इंडिया में आकर घूम रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो पूरा घूमा और पूरा उसने इंडिया भ्रमण करा और वो किसी प्रकार के कोई विजिट पे आया है ना, टूरिस्ट घूमने आया है, या फिर कोई मेडिकल विजिट पे आया, मन लिख भी देना है, टूरिस्ट एंड विजिटर। तो वो सपोज विजिटर है, इंडिया में घूमने आया है, या फिर इंडिया में किसी मेडिकल इमरजेंसी से आया है, या कोई इंडिया में उसका कोई रिलेटिव रहता था उससे मिलने आया, या एक्सवाइजेड किसी भी वजह से वो इंडिया आया, लेकिन एज अ टूरिस्ट आया या एज अ विजिटर आया, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा सर। वो बंदा हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। द सेकंड इज, सेकंड वाला क्या हो सकता है सर, और कौन लोग इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं हमारे उसमें? सर एम्बेसीज आपने बताई थी, है ना, तो फॉरेन स्टाफ है, कोई स्टाफ है एम्बेसी का, स्टाफ है, काय का स्टाफ ऑफ एम्बेसी, है ना, स्टाफ ऑफ कॉन्सुलेट्स, है ना, या फिर स्टाफ ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। इनमें जो लोग आकर रह रहे हैं हमारे देश में, सपोज हमारे देश में भाई, हमारे दिल्ली में कई सारी एम्बेसीज हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज की, तो वहां पे उन कंट्रीज के लोग ही तो आकर वहां पे काम करते हैं ना। तो सर वो तो यहाँ पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में आकर पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो कहाँ के एम्बेसी मेंबर, कहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं? एम्बेसी के स्टाफ मेंबर्स हैं। कॉन्सुलेट में कोई लोग काम कर रहे हैं भाई, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कोई डेलीगेट्स काम कर रहे हैं किसी प्रकार का, वो लोग भी इंक्लूड नहीं होंगे। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, भगवान की दया से इंडिया में किसी भी कंट्री का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बट अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता किसी कंट्री का और उसमें लोग अगर काम कर रहे होते, कोई भाई अमेरिका का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में होता और वहां पे अमेरिकन काम कर रहे होते, अमेरिकन सोल्जर्स होते, अमेरिकन कैप्टन्स, है ना, और जो भी उनके पोस्ट होती है वो सब लोग होते, तो वो क्या हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड करते? बिल्कुल नहीं करते सर, ठीक है। सो दे विल आल्सो नॉट इंक्लूड इन आवर नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कौन? स्टाफ मेंबर्स ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये लोग हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते। तीसरा सर, तीसरा क्या है सर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेटो या शार्क कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज, है ना, उसके अलावा N20 नेशंस, N10 नेशंस, देन वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसके जैसे हजारों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस भी कंट्री में रहेंगे वो वहां पे उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, ना वो लोग कहलाएंगे, ना उनमें काम करने वाला स्टाफ, स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होगी नॉर्मल रेसिडेंट में, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो पैसा कमाती है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगी, और उसमें रहने वाले स्टाफ मेंबर भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ना तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती है, सपोज WHO का हेडक्वार्टर भाई हमारे दिल्ली में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सही में नहीं, या शार्क कंट्रीज का हेडक्वार्टर भाई हमारे पुणे में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, कहीं पे भी, तो उनका हेडक्वार्टर यहाँ होने से वो यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं हो सकते। साथ ही में अगर उसमें कोई काम कर रहा है व्यक्ति, स्टाफ मेंबर है उस कंट्री उसका, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा सर। एंड देन इट इज बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स।
सर क्या बॉर्डर वर्कर्स भी इंक्लूड होते हैं? नहीं, बॉर्डर पे काम करने वाले लोग कई बार क्या होता है बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं, है ना। फ्रेंडली बॉर्डर अगर होती है, जैसे हमारी नेपाल के साथ फ्रेंडली बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं है, आपको सी बात है, बट नेपाल के साथ फ्रेंडली बॉर्डर है, तो वहां पे काम करते करते कई बार लोग उधर चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे तरफ आ जाते हैं, तो दे आल्सो डू नॉट इंक्लूड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। बॉर्डर वर्कर्स भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एंड द सिक्स्थ वन इज क्रू मेंबर्स ऑफ fishing vessel, then seasonal workers, है ना, और उसके अलावा बस ये दो बहुत है। हाँ, कोई भाई बिजनेस ट्रिप पे आया है, पर्सन विथ बिजनेस ट्रिप, उसका कोई इंटेंशन है इंडिया में, सो ये लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। सपोज कोई फिशिंग वेसल चली यूएसए से जापान जा रही है, उसको बीच में इंडिया में रुकना पड़ा, वो इंडिया में रुक के भैया उन्होंने तेल खरीदा, उन्होंने कोई सामान खरीदा इंडिया से, उनका खाने पीने का, क्योंकि लंबा सफर रहता है, 40-45 दिन का सफर रहता है, तो 45 दिन हवा खा के तो जिंदा रह नहीं सकते वो, तो उनको भैया कोई पेट्रोल डलवाना है, उनकी मतलब वो जो भी उनका शिप होता है उसमें उनको फ्यूल डलवाना है, या कोई सामान खरीदना है, तो वो तो सर यहाँ पैसा खर्च कर रहा है इंडिया में रुक के, तो क्या वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होंगे? नहीं। तो जो भी क्रू मेंबर्स होते हैं फिशिंग वेसल के, कोई सीजनल वर्कर्स होते हैं, कोई सीजनली हमारे इंडिया में आए काम करने के लिए, सीजन खत्म होने के बाद चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ सर वो पैसा कमा के गए हैं, पैसा खर्च करके गए हैं। बिजनेस ट्रिप के लिए कोई बंदा आया है तो वो पैसा कमाने आया है, पैसा खर्च करेगा, तो क्या ये लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये लोग भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो ये 6 चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होती है, भले ही वो इंडिया में आकर पैसा कमा रहे हो या पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये 6 लोग इंक्लूड नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सब इंक्लूड होंगे। कौन कौन है ये? टूरिस्ट एंड विजिटर्स, स्टाफ ऑफ एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर वर्कर्स, क्रू मेंबर्स ऑफ फिशिंग वेसल, सीजनल वर्कर्स एंड बिजनेस ट्रिप पर्सनल। ये सारे लोग हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा हर वो इंसान जो हमारे देश में पैसा कमा रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। आ गई बात समझ में? 2 बड़े बड़े टॉपिक कंप्लीट करें, एक पिछली वाली वीडियो में विच इज डोमेस्टिक टेरिटरी, एक इस वाली वीडियो में विच इज नॉर्मल रेसिडेंट। साथ ही में अपन ने कंप्लीट करा सिटीजनशिप और रेसिडेंशियलशिप क्या होती है, ये चीज अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप देखोगे बाकी के छोटे छोटे टॉपिक्स। और चलिए, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, इट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम? ये अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा तो अपन को वहां पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनकम फैक्टर इनकम है और कौन सी इनकम ट्रांसफर इनकम है सर? तो इसका सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। फैक्टर इनकम इज दैट काइंड ऑफ इनकम फॉर विच फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड। ऐसी कोई भी इनकम जिसके बदले में आप अगर फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, दैट इनकम इज नोन एज फैक्टर इनकम। किसी भी प्रकार की फैक्टर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर इनके बदले में मिलने वाली कोई भी इनकम मुझे है, व्हिच इज लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो सर ये सारी चीजें जब मुझे मिलेंगी तो इस इनकम को मैं क्या बोलूंगा? फैक्टर इनकम बोलूंगा। तो फैक्टर इनकम इज दैट काइंड ऑफ इनकम फॉर विच यू हैव रेंडर्ड फैक्टर सर्विसेज। अगर आपने फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी है किसी भी इनकम के लिए, तो वो इनकम कैसी इनकम कहलाएगी? वो इनकम सर फैक्टर इनकम कहलाएगी। समझ आया फैक्टर इनकम वाला टॉपिक? फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम इज दैट इनकम इन फॉर विच फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड, विच इज सर लैंड को मिला रेंट, है ना, लेबर को मिली वेजेस एंड सैलरी, देन कैपिटल को मिला सर इंटरेस्ट, और एक और चीज क्या होती है? एंटरप्रेन्योर को मिला प्रॉफिट। ये कहलाता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कैसी होती है सर? बायलैटरल इनकम होती है या बायलैटरल ट्रांसफर होता है इसमें।
व्हाट डू मीन बाय बायलैटरल ट्रांसफर, कि एक चीज जा रही है तो दूसरी चीज आ रही है, दो तरफ से फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज बायलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो फैक्टर इनकम समझ आया, बायलैटरल ट्रांसफर होता है ऐसा। फैक्टर इनकम इज दैट इनकम फॉर व्हिच फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड। फैक्टर सर्विसेज अगर रेंडर की जा रही है किसी इनकम के लिए, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। अब आते हैं ट्रांसफर इनकम पे। सर ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम इज दैट काइंड ऑफ इनकम फॉर व्हिच नो फैक्टर सर्विसेज आर रेंडर्ड। फोकट में अगर आपको कोई इनकम मिल गई है, दैट इज नोन एज फैक्ट ट्रांसफर इनकम। यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है यहाँ पे, यूनिलैटरल ट्रांसफर या यूनिलैटरल इनकम होती है। सिंगल साइड ट्रांसफर होता है, इसके बदले में आप कोई प्रकार की फैक्टर या प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार की कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। सर इसके कुछ एग्जांपल दीजिए ना ट्रांसफर इनकम के। ट्रांसफर इनकम का सबसे अच्छा एग्जांपल, आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दे दिए ट्रांसफर इनकम, इसके बदले में आपने कुछ दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। आपके स्कूल से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, बूढ़े लोगों को पेंशन मिल रही है, महिलाओं को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, या XYZ किसी भी प्रकार का पैसा, आपकी पॉकेट मनी, दादाजी की पेंशन, किसी प्रकार का कोई फोकट में पैसा आ गया, जमीन पे पड़ा मिल गया कोई पैसा, ये सारी इनकम कैसी कहलाती है? ट्रांसफर इनकम कहलाती है। तो ट्रांसफर इनकम इज दैट इनकम फॉर रिटर्न और इन रिटर्न ऑफ व्हिच नो फैक्टर सर्विसेज और प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड। किसी प्रकार की कोई फैक्टर या प्रोडक्टिव सर्विसेज आपने रेंडर नहीं करी है, लेकिन फिर भी आपको इनकम मिल रही है, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। अपन ने एग्जांपल्स भी देखे, व्हिच इज सर वन साइडेड इनकम होती है, सर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, पॉकेट मनी होती है, ओल्ड एज पेंशन होती है, किसी प्रकार का कोई पैसा होता है ना, स्कॉलरशिप्स होती हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज ट्रांसफर इनकम। समझ आया ये वाला टॉपिक अच्छे से, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े, आगे वाले टॉपिक में हमें पढ़ना है, which is कहाँ है मेरा ब्लैक पेन? ये एक अलग टॉपिक था भैया पूरा, है ना, इसको अपन बॉक्स बना देंगे, नीचे लिख दूं यहाँ पे, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। स्पेलिंग पे मत जाना रे, स्पेलिंग गलत हो जाती है मेरी, है ना। तो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं सर? ये भी हम बार बार पढ़ेंगे आगे चल के। ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, ये इस टॉपिक को पढ़ाने का मेजर पर्पस है कि सर ये मेरे को अभी जब मैं इसमें आऊंगा, क्या बोलते हैं, आगे जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, पूरा सिलेबस पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स का, उसमें ये चीजें बार बार सुनने को मिलेगी, तो मेरे को याद रहना चाहिए कि यार ये टॉपिक्स है क्या, है ना, इसलिए अपन पढ़ा रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम भी वही है, टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी हैं, ऑल दोस गुड्स जो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी हैं, दे आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। वापस से किसी प्रकार की कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज से नहीं गुजरेंगे, दे आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। ये पेन डायरेक्ट मैंने कंज्यूम कर लिया, मैं इसका कंज्यूमर, तो ये पेन क्या हो गया? ये सर फाइनल गुड हो गया। मेरे घर में आने वाला दूध, मेरे घर में आने वाला आटा, ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड, ये कैमरा, ये ट्राइपॉड, किसी प्रकार का ये व्हाइट बोर्ड, ये जो कर्टन लगा है, ये मेरी ग्रीन स्क्रीन, सारी चीजें, जो भी चीजें यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल यूसेज के लिए तैयार है और यूज हो भी रही है, दे आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। या ऐसी हर चीज जो किसी अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज से नहीं गुजरेगी, या कोई दूसरे फर्दर किसी प्रकार की कोई उससे नहीं गुजरेगी, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू वी से यार, दैट थिंग, रीसेल नहीं होगी, या फ्यूचर प्रोडक्शन से नहीं गुजरेगी, दे आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच विल नॉट गो इन अ फ्यूचर प्रोडक्शन, they are considered as final goods. Intermediate goods क्या होते हैं सर? What do you mean by intermediate goods? Intermediate goods are those goods जो वापस से किसी प्रकार की प्रोडक्टिव सर्विसेज से गुजरेंगे, प्रोडक्टिव प्रोसेस से गुजरेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेंगे, they are considered as intermediate goods. सर आटा रखा था, मेरे को रोटी बना के बेचनी थी, मेरी होटल थी, तो वो जो आटा है वो वापस से किसी न किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेगा ना, उसकी चपातियां बनेंगी और फिर बिकेगी वो, तो वो जो आटा रहेगा उस समय पर क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो वापस से किसी प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसी कोई भी गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, वो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए रेडी,
फाइनल गुड्स। आ गई बात अच्छे से समझ में? बहुत अच्छे से समझ आए। सर क्या एक गुड फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है? बिल्कुल सर। मिल्क हाउस होल्ड ने यूज किया, मैंने मेरे घर में यूज किया तो फाइनल गुड। वही सेम मिल्क मैंने मेरी मिठाई की दुकान स्वीट शॉप पे यूज किया, वैसे तो मेरी कोई मिठाई की दुकान नहीं है, वही मैंने अगर मेरी मिठाई की दुकान पे यूज किया तो वही मिल्क क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वही मिल्क से मैं क्या बनाऊंगा स्वीट शॉप पे? सर मावा बनाऊंगा, मिठाई बनाऊंगा और फिर बेचूंगा उसको, तो वापस से किसी ना किसी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रही है ना, तो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो सारे गुड्स जो किसी प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेंगे वापस से, इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जो कि किसी प्रकार के प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, डायरेक्ट कंजप्शन के लिए रेडी हैं, दे आर कंसीडर्ड एज फाइनल गुड्स। एक गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड यूसेज ऑफ दैट गुड्स। तो दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आ गई बात समझ में अच्छे से? तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ आया। सर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होती है ये अच्छे से समझ आया। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है ये अच्छे से समझ आया। सर आज अपन ने 3 टॉपिक कर लिए हैं सर, है ना। एक चीज और, सॉरी, फाइनल गुड की जो डिमांड होती है वो कैसी डिमांड होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है ना। फाइनल गुड की डिमांड जो होगी वो कैसी डिमांड होगी? डायरेक्ट डिमांड होगी। हाउस होल्ड डायरेक्टली या तो डिमांड कम कर देगा या बढ़ा देगा। बट इंटरमीडिएट की डिमांड कैसी होती है? डिराइव्ड डिमांड होती है। अगर मिठाई की डिमांड बढ़ेगी तब मैं मिल्क की डिमांड बढ़ाऊंगा, मिठाई की डिमांड नहीं बढ़ेगी, मिल्क की डिमांड नहीं बढ़ाऊंगा। दे आर कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये कहलाते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो आज अपन ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करे, बहुत सारे तो नहीं, लगभग 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट करे इस चैप्टर में। आगे एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, और जो मैं कन्वर्जन की अलग वीडियो बनाने की बोल रहा हूँ, अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं उस कन्वर्जन को सेकंड चैप्टर की बजाय थर्ड चैप्टर में मिला दूंगा, है ना। वो जैसा भी होगा वो तो लाइन से ही वीडियो आएंगी, उससे आप निश्चित कर रहा हूँ। बस ये है कि उसका जो टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, या तो वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगा आपको या चैप्टर नंबर 1 में, टोटली डिपेंडिंग अपॉन मी एंड द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो वो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, आप उससे निश्चित कर रहा हूँ, आपको तो बिल्कुल लाइन से ही मिलेंगे सारे टॉपिक्स। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो मेरी वीडियोस को, एंड प्लीज सपोर्टिंग मी। Till then, thank you so much and all the best for your future.